आप सभी का मेरा नमस्कार। मैं संजय शर्मा फिजिक्स पढ़ना यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए, जैसे कि हमने आप लोग देख चुके हैं कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या और वास्तविक छोड़ देंगे, अभाज्य और भाज्य संख्या को पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए प्राकृतिक संख्या से शुरू करते हैं और इसको जानते हैं, क्योंकि हम लोग पहले से संख्या जान चुके हैं कि संख्या किसे कहते हैं। किसी वस्तु को या किसी भी चीज़ को गिनने के लिए जिस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं उसे हम संख्या कहते हैं। ये हम बता चुके हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, या हमारे पास 5 किताबें हैं, 10 कलमें हैं, 10 टेबुल है, 20 पंखे हैं, इत्यादि एक्सेट्रा। तो आज हम उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि उसके कितने प्रकार होते हैं। तो प्राकृतिक संख्या एक हम लिख चुके हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्या को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या है, तो हम लोग जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या है। तो गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अगर दूसरी भाषा में कहा जाए तो वैसी संख्या जो 1 से शुरू होती है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यहाँ हम परिभाषा लिख दे रहे हैं। परिभाषा क्या होगा? गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे में हम लोग देख लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट अनंत तक, यानी ये सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं। याद रहे कि ये 1 से शुरू होती है, तो हम दूसरे शब्दों में बोले हैं कि दूसरे शब्दों में वैसी संख्या जो 1 से शुरू होता हो, वैसी संख्या जो 1 से शुरू हो और अनंत तक जाए, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को हम लोग नेचुरल नंबर भी कहते हैं। तो नेचुरल का मीनिंग होगा NATURE, नेचुरल RAL। मीनिंग गलती होगा तो आप लोग बता दीजिएगा। नेचुरल RAL, नेचुरल नंबर। तो हम लोग प्राकृतिक संख्या जान गए। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है? तो जब हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर लेते हैं तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो इसका हम लोग परिभाषा लिखेंगे। जब प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर लिया जाता है, जब प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर लिया जाता है, ये शून्य है, शून्य को शामिल कर लिया जाता है, तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ये वाला ऐसे होगा, पूर्ण संख्या कहते हैं।
जैसे में प्राकृत संख्या था 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत तक। तो इसमें केवल हम कुछ नहीं करेंगे, शून्य को शामिल कर लेंगे। जब शून्य को शामिल कर लेंगे तो ये पूर्ण संख्या हो जाएगा। इंग्लिश में इसे बोलते हैं होल नंबर। यानी कि हम जब प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर लेते हैं तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। आगे चलेंगे तो आगे हम लोग ध्यान देंगे सम संख्या, जिसे इंग्लिश में इवन नंबर कहा जाता है। इवन नंबर, चलिए इसका परिभाषा हम लोग लिखते हैं, यानी डेफिनेशन। इसका डेफिनेशन होगा, हिंदी में इसको लिख लेंगे परिभाषा। वैसी संख्या जो 2 से भागा देने पर पूरी तरह विभाजित हो जाए। विभाजित होने का मतलब कि शेषफल 0 हो जाए। जैसे में समझते हैं, जैसे में 2 4 6 8 10 12 14 डॉट डॉट अनंत तक। यानी हम यही समझाना चाहते हैं कि वैसी संख्या जिसमें 2 से भागा देने पर उसका शेषफल 0 आ जाए तो उसे हम सम संख्या कहते हैं, यानी इवन नंबर कहते हैं। आगे चलते हैं तो आगे हम विषम संख्या के बारे में जानेंगे। तो विषम संख्या को ऑड नंबर कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। अच्छा, इसमें कुछ अगर जानना हो तो थोड़ा एक्स्ट्रा भी जान लेंगे। अगर आपसे कोई कहे कि सबसे छोटी सम संख्या, तो सबसे छोटी सम संख्या 2 हो जाएगा, और सबसे बड़ी कोई पूछेगा तो अनंत कहना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। आगे चलते हैं, विषम संख्या क्या है, यानी कि ऑड नंबर क्या है। तो हम कहेंगे, इसका परिभाषा लिख देते हैं, वैसी संख्या जिसमें 2 से भागा देने पर पूरी तरह विभाजित न हो। तो उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं, यानी कि वैसी संख्या जिसमें 2 से भागा देने पर उसका शेषफल 0 ना हो, यानी पूरी तरह विभाजित ना हो, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। आगे चलेंगे तो इसमें कुछ देख के मिला लेते हैं। वैसी संख्या जो 2 से भागा देने पर, ठीक है। आगे चलते हैं तो आगे है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो अभाज्य संख्या की 2 परिभाषाएं हैं। एक परिभाषा ये है कि वैसी संख्या जो एक या स्वयं से विभाजित हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और दूसरा क्या है कि वैसी संख्या जिसका गुणनखंड करने पर 2 आए। तो हम दूसरे वाले को लिखेंगे, ये कि वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 हो तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं।
अभाज्य संख्या कहते हैं। अच्छा, नहीं समझ में आया तो थोड़ा एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि हमारे पास संख्या है 1 है, 2 है, 3 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7 ... अनंत तक। चलिए, तो इसमें से एक को लेकर चलते हैं। एक को हम कहेंगे कि एक जो है 1 से विभाजित होगा, यानी 1 में 1 से भागा देंगे तो कट जाएगा, यानी शेषफल 0 आएगा, और कोई दूसरा संख्या नहीं है। तो इसका जो गुणनखंड है वो क्या है? केवल 1 है। तो हम तो परिभाषा में बोले हैं कि वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 हो, लेकिन यहाँ तो 1 है तो नहीं होगा। हम फिर दूसरे को देखेंगे। 2 को कहेंगे या तो 2 1 से कट सकता है, यानी कि 2 में 1 से भागा देंगे तो कट जाएगा, शेषफल 0 आएगा, या तो 2 से भागा देंगे तो ये क्या होगा? पूरी तरह विभाजित होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो मेरा 2 है वो कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है। हम यही कह सकते हैं कि जिस संख्या का गुणनखंड करने पर 2 आए, यानी एक जिससे वो 2 आए, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और जो पहली बार परिभाषा बोले थे वो यही बोले थे कि वैसी संख्या जो 1 या स्वयं से विभाजित हो, स्वयं यानी 2 से विभाजित हो, यानी 2 से भागा देंगे तो या तो वो 1 से कटना चाहिए या खुद से कटना चाहिए। तो 1 से ये कट जाएगा, यानी 2 में 1 से भागा देंगे तो शेषफल 0 होगा, और 2 से भी 1 में भागा देंगे तो, अरे 2 में भागा देंगे तो शेषफल 0 हो जाए। फिर इसके बाद 3 को लेकर चलते हैं। तो हम यहाँ 3 लिख दिए। 3 1 से भी कट सकता है, और 3 2 से नहीं कटेगा, तो यानी 3 से कटेगा। तो इसका भी गुणनखंड किए तो कितना आया? 1 और 2 आया। और हम परिभाषा में पहले ही लिखवा चुके हैं कि जिस संख्या का गुणनखंड करने पर 2 हो। पहला परिभाषा क्या था? कि वैसी संख्या जो 1 या खुद से विभाजित हो। तो यहाँ भी देख लेंगे, 1 से भी विभाजित हो रहा है और खुद से भी विभाजित हो रहा है। तो हम 2, यहाँ पे हमको 2 मिला, पहला मिला 2 अभाज्य संख्या है, फिर 3 मिला। इसके बाद आगे हम 4 को देखेंगे तो 4 को कह सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं 4 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और 4 से कटेगा। तो इसका गुणनखंड किए 3 आ गया। तो हमें तो केवल 2 चाहिए, यहाँ 3 है, तो हम कहेंगे कि 4 अभाज्य संख्या नहीं है, यानी कि 2 आया, 3 आया। इसके बाद 5 को करेंगे तो 5 को भी देख लेते हैं। 5 या तो 1 से कट सकता है या कितना से? 5 से कट सकता है, तो हमारा 5 भी हो गया। तो यानी कि 2 3 5 7, इसके बाद आएगा 7 के बाद 8। 8 जो होता है 8 नहीं होगा, क्योंकि 8 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है, 8 से भी कटता है, तो 8 भी नहीं होगा। 9 को लेके चलेंगे तो 9 भी 1 से कटता है, 2 से कटता है, 2 से नहीं 3 से कटता है। इसके बाद तो यानी कि बस 2 ही होना चाहिए, 2 से ज़्यादा होगा तो उसको हम नहीं लेंगे। तो 9 को भी नहीं लेंगे, यानी 10 को भी नहीं लेंगे, 11 को ले लेंगे, यानी 11 जो संख्या है 1 से भी कटता है और स्वयं से भी कटता है। अब इससे आपसे कैसे क्वेश्चन पूछता है? पूछेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। एक दूसरा आपसे प्रश्न पूछता है कि सबसे छोटी, ये इम्पोर्टेंट है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है? सम अभाज्य संख्या क्या है? यानी कि अगर ध्यान से थोड़ा देखा जाए तो सम अभाज्य कहा है, इसका मतलब ये पूछ रहा है कि सम क्या है, और सम भी होना चाहिए और अभाज्य भी होना चाहिए, यानी 2 बातें होनी चाहिए। वैसा छोटा संख्या जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। तो हम गिनती को लिखते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ... अनंत तक। इसमें हम खोजेंगे कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है। तो जरा ध्यान से देखेंगे हम लोग। 1 तो हमारा वैसे ही सम संख्या नहीं है, तो ये कट जाएगा।
एक सम संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या भी नहीं है। हम 2 को लेके चलेंगे तो 2 एक सम संख्या भी है, क्योंकि 2 में 2 से भागा देंगे तो शेषफल 0 हो जाएगा, यानी पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। और 2 एक अभाज्य संख्या भी है। कैसे? तो 2 जो है 1 से भी कटता है और 2 से भी कटता है। और हम परिभाषा अभाज्य का जानते हैं कि क्या होता है, वैसी संख्या जो 1 या स्वयं से कटे, या वैसी संख्या जिसका गुणनखंड करने पर 2 हो, तो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है, किताब में कभी कभी पूछते हैं कि रूढ़ संख्या क्या है। रूढ़ संख्या, तो हम कहेंगे कि अभाज्य संख्या को ही रूढ़ संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या को ही अभाज्य संख्या को ही रूढ़ संख्या कहते हैं। अगर आपको हिंदी में दिक्कत होगा, तो जब आपको लगे कि रूढ़ क्या है, तो आप इंग्लिश देख लीजिएगा। इंग्लिश दोनों का सेम होता है। इंग्लिश में हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं, प्राइम नंबर। इंग्लिश जानने से ये होता है कि हम भटक नहीं पाते हैं, लेकिन हिंदी में 2-4 हिंदी पूछ देता है तो हम लोग थोड़ा असमंजस में पड़ जाते हैं कि कौन हो सकता है। अब आगे चलेंगे, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या को ही हम बोलते हैं संयुक्त संख्या। पहले ही बता देते रहे, संयुक्त संख्या। अगर इंग्लिश में जानना हो तो इसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। कंपोजिट, माफ़ कीजिएगा अगर मीनिंग गलत होगा तो हमें बताइएगा। कंपोजिट नंबर, मीनिंग गलत हो सकता है तो इस पे ध्यान नहीं देना है, हिंदी देख लेना है, और हमारा जो मुख्य उद्देश्य है उस पे ध्यान देना है कि हम सिखाना क्या चाहते हैं। इंग्लिश नहीं सिखाना चाहते हैं, मेरा सिखाने का पर्पस है कि आप सीख जाइए कि भाज्य संख्या क्या है, संयुक्त संख्या क्या है, यानी कि भाज्य संख्या ही संयुक्त संख्या है। तो कभी कभी किताब में संयुक्त संख्या पूछ लेता है। तो भाज्य संख्या का परिभाषा होगा, हम कहेंगे वैसी संख्या, तो लिख देते हैं वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, 2 से अधिक हो, अधिक हो। जैसे में समझते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि परिभाषा से आपको नहीं समझ में आएगा, जैसे समझना ही पड़ेगा। लिखा है कि वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, 2 भी ना हो, 2 से ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर हम नंबर की बात करें तो नंबर होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट डॉट अनंत तक। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या है। तो हम बोले कि वैसी संख्या जिसका गुणनखंड करने पे 2 आ जाए, 2 से अधिक हो, 2 नहीं 2 से अधिक हो, यहाँ लिखे 2 से अधिक। 1 नहीं हो सकता है, क्योंकि एक अगर हम लोग गुणनखंड निकाल रहे थे तो 1 से ही कटता है, तो 1 अभाज्य संख्या है तो 1 हो ही नहीं सकता है। 2 एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 या तो 1 से कटता है या 2 से कटता है, तो 2 भी नहीं होगा। आगे चलेंगे, 3 को लेकर चलेंगे तो 3 को भी देखेंगे तो 3 1 से कटता है, नहीं तो 3 से कटता है। तो यहाँ तो 2 हो रहा है ना, केवल एक और एक 3, 2 हुआ, लेकिन हमको क्या चाहिए, 2 से अधिक चाहिए। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, 1 देख लिए, 2 देख लिए, 3 देख लिए। अब 4 को देखते हैं। 4 1 से कटता है, 2 से कटता है। कटने का मतलब कि अगर 1 से 4 में भागा देंगे तो शेषफल 0 आएगा, 2 से भी 4 में भागा देंगे तो शेषफल 0 आएगा। आगे संख्या क्या हो सकता है, 3 से 4 में भागा नहीं दे सकते हैं, इसीलिए हम 4 से भागा देंगे। तो 4 से भी भागा देंगे तो 4 पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, यानी शेषफल 0 आ जाएगा। हम यहाँ अगर काउंट करेंगे गुणनखंडों की तो 1 है, 2 है, 3 है, यानी कि यहाँ हमारा जो परिभाषा है इस पर सटीक बैठ रहा है। हम लिखे हैं कि वैसी संख्या जिसका गुणनखंड करने पर 2 से क्या हो, अधिक हो। यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, यानी कि गुणनखंड 2 से ज़्यादा है, तो हमारा 4 क्या होगा,
सबसे छोटी भाज्य संख्या यानी कि संयुक्त संख्या, कंपोजिट नंबर। तो यहाँ से परिभाषा ऐसे बनता है, परिभाषा नहीं, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं किताब से कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या का ही दूसरा नाम कंपोजिट संयुक्त संख्या है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। इसका अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या है, तो आपको मूर्ख बना रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी कोई भाज्य संख्या नहीं होती, अनंत तक जाएगा। सबसे छोटी होती है, सबसे छोटी 4 होगा। आगे बढ़ते हैं आप, जैसे कि आगे हम अब भाज्य पढ़ लिए, तो अब हम परिमेय पढ़ेंगे। परिमेय संख्या को हम लोग इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल, RATI, रेशनल। माफ़ कीजिएगा अगर मीनिंग गलत होगा, तो मेरा मीनिंग सिखाने का मकसद नहीं है, मकसद परिमेय संख्या सिखाने का मकसद है। तो इंग्लिश लिखना पड़ जा रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे भी छात्र हैं जिनको हिंदी नहीं समझ में आएगा, तो इंग्लिश से पकड़ लेंगे। रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर का परिभाषा होता है वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जाए और Q बराबर 0 न हो। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जाए और Q बराबर 0 न हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, उसे रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे में कंडीशन है कि संख्या किस रूप में रहनी चाहिए, तो संख्या P/Q के रूप में रहनी चाहिए और Q बराबर 0 ना हो, यानी कि बटा के नीचे 0 ना हो। तो हम कह सकते हैं 1/3, 3/4, 8/9 या 0/1 या 0/12 ... इत्यादि। मेरे कहने का मतलब ये है कि बटा के ऊपर 0 हो सकता है, लेकिन बटा के नीचे 0 नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई संख्या ऐसे लिख दिया है 7/0, तो हम कहेंगे कि ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि P का मान कोई भी नंबर हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन Q का मान Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि बटा के नीचे 0 नहीं होना चाहिए। अगर बटा के नीचे 0 आ जाता है तो यह एक क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। तो 1/3 हो सकता है, 3/4 हो सकता है, 8/9 हो सकता है, 0/1 हो सकता है, 0/12 हो सकता है। ये सभी संख्याएं परिमेय संख्या हैं। और कुछ इसमें थोड़ा जानना होगा तो परिमेय संख्या के बारे में क्यों नहीं होता है, तो आप थोड़ा सोचिए, ध्यान दीजिए कि हम एक संख्या लिख रहे हैं 0/1 और एक लिख रहे हैं 1/0, ये परिमेय संख्या क्यों नहीं होता है, तो थोड़ा इस पर समझते हैं। 0/1 कहने का मतलब ये है कि हम 0 में 1 से भागा देंगे। इसका मतलब ये है कि 0 में 1 से भागा देंगे, यानी 0 का कितना बार पढ़ा जाए कि 0 आ जाए। तो हम कहेंगे कि 1 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आ जाएगा, और 0 में से 0 कट जाएगा। लेकिन अगर इसको हम लेके चलते हैं 1/0, तो इसका मतलब ये हो कि 0 से हमें 1 में भागा देना होगा। तो समझते हैं कि 0 से 1 में भागा देना है। और मेरे दूसरे वाले लेक्चर में आप देखिएगा तो हम बोल चुके हैं कि 0 जो है, 0 का मतलब कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं। तो थोड़ा ध्यान दीजिए कि जब कुछ नहीं से भागा क्या किसी में दिया जा सकता है। 0 का मतलब होता है कुछ नहीं, तो कुछ नहीं से कभी 1 में भागा दे सकते हैं, ये संभव ही नहीं है। इसीलिए हम कहेंगे कि 1/0 क्या परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है।
आगे चलते हैं अपरिमेय संख्या, तो जस्ट उसका उल्टा होगा। अपरिमेय इरेशनल नंबर होता है, तो हम लिखेंगे वैसी संख्या जो P/Q के रूप में न हो। वैसी संख्या जो P/Q के रूप में न हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जाती हो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में तो जो हम अभी बताए थे 1/0 इसको लिख सकते हैं √2 √2/√3 इत्यादि। अच्छा, आपके मन में आएगा कि ये रूट वाला संख्या क्यों नहीं होता है, तो थोड़ा ध्यान देंगे, आगे इसको समझाएंगे अगले वाले लेक्चर में। अगर इसको बढ़िया से समझना हो तो ये 10 में ऐसे आता ही है कि अपरिमेय संख्या कौन कौन से हो सकते हैं, तो उसमें जितने रूट वाले होते हैं वो नहीं होते हैं। रूट में कौन से वाले नहीं होते, अगर हम √4 कह देंगे तो ये √4 अपरिमेय नहीं है, क्योंकि ये रूट से बाहर निकल सकता है। जब रूट से बाहर निकलेगा तो ये 2 आएगा, तो √2 हो सकता है, √3 हो सकता है, √7 हो सकता है। ये सभी अपरिमेय संख्याएँ हैं, क्योंकि ये पूर्णांक संख्या नहीं है, यानी इंटीजर नंबर नहीं है। जो इंटीजर नंबर होगा वो परिमेय संख्या होगा, और जो इंटीजर नंबर नहीं होगा वो अपरिमेय संख्या होगा। आगे चलते हैं, तो घनात्मक संख्या क्या है, यानी कि इसको हम पॉजिटिव नंबर कह सकते हैं। प्लस, घनात्मक मतलब प्लस नंबर। चलिए, तो घनात्मक संख्या क्या है? 0 से बड़ी वाली संख्या को घनात्मक संख्या कहते हैं। तो हम यहाँ परिभाषा में लिख लेंगे 0 से बड़ी संख्या को घनात्मक संख्या कहते हैं। 0 से बड़ी संख्या को धनात्मक संख्या कहते हैं। घनात्मक का मतलब प्लस। शून्य से बड़ा होना चाहिए, यानी ये 0 है। 0 से बड़ा क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट अनंत तक। ये अनडिफाइंड का चिन्ह है। अनंत का मतलब इसका कोई अंत नहीं है। तो 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी ये सभी संख्याएं क्या है? घनात्मक संख्या है। आगे चलते हैं, घनात्मक संख्या समझ गए। ऋणात्मक संख्या क्या है? तो 0 से छोटी संख्या को ऋणात्मक संख्या कहते हैं, यानी कि इसे नेगेटिव नंबर कह सकते हैं। नेगेटिव नंबर। यहाँ लिखेंगे 0 से छोटी संख्या को नेगेटिव नंबर कहते हैं। शून्य से ये 0 है, 0 से छोटा जाना हो तो -1, इससे छोटा जाना हो -2, इससे छोटा जाना हो -3, यानी माइनस में संख्याएं जितनी बड़ी होंगी वो उतना ही छोटा होगा। डॉट माइनस अनंत तक। तो ये सारी संख्याएं नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव नंबर कहने का मतलब कि ऋणात्मक संख्या है। आगे चलते हैं, नेगेटिव नंबर भी समझ गए। पूर्णांक संख्या क्या है, इसी की बात कर रहे थे। इंटीजर नंबर, इंग्लिश में से इंटीजर कहते हैं। तो धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पॉजिटिव नंबर, 0, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, 0, नेगेटिव नंबर शामिल होते हैं, एक साथ शामिल होते हैं, एक साथ।
एक साथ शामिल होते हैं तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे में समझते हैं, शून्य को सेंटर में रख लेते हैं। शून्य से जब आगे चलते हैं तो 1 आता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, डॉट डॉट अनंत तक, यानी ये वाले सभी पॉजिटिव नंबर हो जाएंगे। और शून्य से जब पीछे आएंगे तो -1 होता है, -2, -3, माइनस डॉट डॉट अनंत तक। ये सारे के सारे नेगेटिव नंबर होते हैं। तो यही परिभाषा में बोले हैं कि नेगेटिव नंबर यानी कि ऋणात्मक संख्या, शून्य और धनात्मक संख्या के समूह को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। आगे चलते हैं। सहअभाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट नंबर। तो किसे कहते हैं कोऑर्डिनेट नंबर यानी सहअभाज्य संख्या? वैसी दो संख्याएं जिनका HCF 1 आता हो, यानी कि वैसी दो संख्याएं जिनका HCF निकालने पर, अगर HCF के बारे में आपको जानना होगा तो इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, तभी समझ जाइए। HCF का मतलब होता है हायर कॉमन फैक्टर। तो वैसी दो संख्याएं जिनका HCF 1 होता है तो उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। सहअभाज्य संख्या कहते हैं। इंग्लिश वाले समझ जाएंगे कोऑर्डिनेट नंबर कहते हैं। कोऑर्डिनेट नंबर ठीक है, कहते हैं। यहाँ लिख लेंगे कहते हैं। जैसे में समझते हैं, क्योंकि जैसे नहीं लिखेंगे तो आप लोगों को कुछ बुझे भी नहीं करेगा। जैसे में 2,3 को ले लेते हैं, ये कोऑर्डिनेट नंबर है। कैसे? तो अगर इसका HCF निकालेंगे यानी मसा निकालेंगे, हम लोग मसा निकालते हैं, मसा ही HCF है। फिर लिखेंगे 3,4, फिर लिख लेंगे 4,5, 7,8 हो सकता है, या 8 भी लिख सकते हैं या 9 लिख सकते हैं। ये सभी कोऑर्डिनेट नंबर हैं। समझते हैं कैसे है। तो लिखे थे 2,3, लिखे 2,3 का HCF क्या है, क्या होगा, यानी कि महत्तम समापवर्तक क्या होगा, मसा क्या होगा, हायर कॉमन फैक्टर क्या होगा। हम 2 से 3 में भागा देंगे। 2 एकम 2, 3 में से 2 घटेगा 1 होगा। तो मसा कहता है कि जब तक से शेषफल 0 ना हो जाए तब तक से भागा देते रहिए। तो ये जो हमारा भाजक है यहाँ आ जाएगा। अब 1 से भागा देंगे तो 1 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 2 हो जाएगा। हमारा शेषफल क्या आ जाएगा? 0। और बोलते हैं कि हमारा भाजक ही शेषफल होता है। भाजक ही, शेषफल नहीं, भाजक ही हमारा HCF होता है। भाजक ही HCF होता है, हायर कॉमन फैक्टर होता है। तो यहाँ हम देखिए कि HCF हमारा कितना आया, 2,3 का HCF निकाले तो कितना आया? 1 आया। यानी कि इसे हम बोल सकते हैं कि ये कोऑर्डिनेट नंबर है। कोऑर्डिनेट नंबर कहने का मतलब कि सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य की सहअभाज्य लिखे हैं, सहअभाज्य संख्या है। ऐसे आप लोग जो एग्जाम्पल में दिए थे तो आप लोग करके देख लेंगे। 3,4 आप लोग स्वयं करेंगे इसको, तब इसके बाद सीखेंगे। केवल वीडियो नहीं देखेंगे, इसको बनाना भी है। 4,5, 5,6 इसको आप डिवाइड करके देख लेंगे। आगे चलते हैं। दशमलव संख्या क्या है? डेसिमल नंबर इंग्लिश में कहते हैं इसको। डेसिमल नंबर
आप लोग मीनिंग पे ध्यान नहीं देंगे, मीनिंग गलत भी हो सकता है। मकसद मीनिंग सीखना नहीं है, मकसद दशमलव संख्या सीखना है। वैसी संख्या, अगर मीनिंग गलत हो जाए तो माफ़ी चाहते हैं, माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन आप दशमलव संख्या को सीखिए। दशमलव संख्या क्या है? वैसी संख्या जिसमें पॉइंट शामिल हो, डॉट शामिल हो, यानी कि दशमलव शामिल हो। लिख लीजिए, दशमलव शामिल हो। जैसे 3.1, 0.001, जैसे में 1.2, 3, 4 इत्यादि, बहुत सारे हो सकते हैं। तो वैसी संख्या जिसमें दशमलव क्या हो, शामिल हो, पॉइंट शामिल हो, बिंदु शामिल हो, उसे हम दशमलव संख्या कहेंगे। आगे चलते हैं, तो आगे सीखेंगे। एक हम वीडियो बनाएंगे जो दशमलव पे होगा। दशमलव के प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक होता है शांत दशमलव, एक होता है अशांत दशमलव। अशांत दशमलव के दो प्रकार होते हैं, एक अशांत अनावृत्ति, एक होता है अशांत आवृत्ति, यानी कि तो इसमें हम अलग से वीडियो बना के आपको बताएंगे कि ये दशमलव के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और इनसे क्वेश्चन आता है। आप 9th क्लास में देखेंगे तो अशांत अनावृत्ति है, और 10 क्लास में भी है। शायद प्रश्नावली 1 में आपको 1.1 नहीं 1.2 या 3 में मिलेगा आपको सीखने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, और आप हमें जो अपना कीमती समय दिए हैं उसके लिए दिल से धन्यवाद।